नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं और साथ-साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। अभी कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट घोषित हो चुकी है, जो अप्रैल में कराई जाएगी। उसके बाद बात करें तो अ, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पेपर हैं अगस्त में। उसके बाद यूपी पीजीटी का पेपर है और अन्य राज्यों में भी पेपर कराए जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 2016 में उत्तर प्रदेश में कराया गया था। इसकी एग्जाम 2019 में हुई थी। 2019 में एग्जाम कराई गई थी पेपर। ये आयोग के आंसर के साथ साथ हम लोग विश्लेषण करेंगे कि क्या वास्तव में सही होगा, क्योंकि यह बहुत विवादित पेपर रहा है। इसमें कुल 11 प्रश्नों को आयोग ने डिलीट किया था और साथ साथ इतना ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे प्रश्न थे तो जिसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, उसको भी आयोग ने डिलीट किया है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे प्रश्न रहे जिसे आयोग डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो आप लोगों को बता दें, कुल इसमें 20 प्रश्नों को रखा हूं। पहले वीडियो में मैंने 20 प्रश्न सॉल्व कराए थे, ये दूसरी वीडियो है, इसमें भी 20 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तीसरी वीडियो में कुल मिलाकर के 30 प्रश्न बचेंगे, तो 30 सॉल्व करा देंगे, तो कुल मिलाकर के 3 वीडियो में ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किसने किया? ध्यान रखिएगा, श्वेतवसन अपराध का अध्ययन तो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं सदरलैंड। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा व्हाइट कॉलर क्राइम। क्राइम बुक लिखते हैं, तो ये तो इन्होंने अमेरिका में अध्ययन किया था। सदरलैंड जो है अमेरिका के मांस व्यापारियों का अध्ययन करके इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा को दिया था और इन्होंने बताया कि अपने पेशे के दौरान उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जो किया गया अपराध होता है वो श्वेत वसन अपराध। इनके अध्ययन के बाद इंग्लैंड में इन्हीं की अवधारणा को लेते हुए कार्सन महोदय ने, डब्ल्यू.जी. कार्सन महोदय ने श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। नौकरशाही पर बेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन असत्य है? ध्यान रखिएगा, ये पूछा है असत्य, सत्य नहीं पूछा है दोस्तों। तो आप लोगों को ये भी बताते चले कि नौकरशाही का समाजशास्त्र में पहली बार प्रयोग कौन किया था? तो बेबर महोदय ने किया है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया था नौकरशाही के विषय में, ब्यूरोक्रेसी के विषय में, कि एक अच्छी नौकरशाही व्यवस्था क्या हो सकती है, उसकी कुछ विशेषताएं इन्होंने बताया था कि ये व्यवस्थाएं होगी तो समाज अच्छा चलेगा, यानी कि नौकरशाही अच्छी से चलेगी, सभी व्यवस्थाएं अच्छे से सुचारू रूप से चलेगी। इन्होंने कुछ स्वरूप बताए थे। इन्होंने बताया था कि पूंजीवाद और समाजवादी दोनों समाजों में यह उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि ये समाजवादी समाज में भी संचालन करने के लिए भी तो नौकरशाही जरूरी है और पूंजीवादी समाज में। तो इसका मतलब ये सही है। अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया था कि मानसिक संतोष नहीं मिलता नौकरशाही से। हम विकास के रास्ते पे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन मानसिक संतोष नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने नौकरशाही को कहा है आवश्यक बुराई। यानी नौकरशाही जरूरी तो है दोनों समाजों में, समाजवादी समाज, पूंजीवादी समाज, दोनों समाजों में नौकरशाही जरूरी है, किंतु इससे संतोष नहीं होता, लोगों को मानसिक संतोष नहीं मिलेगा। सभी काम अच्छे से होंगे किंतु मानसिक संतोष नहीं मिलेगा, इससे भौतिक समृद्धि नहीं आ सकती है। तो इसलिए यही असत्य कथन है, क्योंकि इन्होंने इसे नहीं माना था। इसलिए इन्होंने कहा था कि यह क्या है, एक आवश्यक बुराई है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लम्ब्रोसो
द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। लम्ब्रोसो तो आप लोग जान लीजिए, लम्ब्रोसो एक क्या है, इटली के वैज्ञानिक थे, सॉरी इटली के जेल में डॉक्टर थे, और जेल में चूंकि इनका पाला पड़ता रहता था ऐसे खूंखार अपराधियों से, बड़े अपराधियों, क्योंकि जेल में कौन जाएगा, अपराधी होंगे, और जो अच्छे बड़े अपराध किए रहते थे वही जेल में जाते थे। तो ये क्या होता था, उनके शरीर का अध्ययन करते थे, क्योंकि इन्होंने देख करके हाव भाव देख लिया, उसके बाद मृत्यु के बाद उसकी खोपड़ी का अध्ययन करते थे। तो आपको लिख दे रहे हैं दोस्तों, खोपड़ी का अध्ययन करते थे, और इन्होंने शरीर और खोपड़ी का अध्ययन करके बताया कि मानव के कुछ ऐसे गुण होते हैं, शरीर की ऐसी बनावट होती है जिसको देख करके ही व्यक्ति बता सकता है कि व्यक्ति अपराध करेगा यानी अपराधी होगा। तो उन्होंने एक अवधारणा भी दिया था जन्मजात अपराधी का, इसका मतलब उन्होंने इसकी बात किया है। दूसरी बात यह है, पागल अपराधी की भी बात करते हैं और आकस्मिक अपराधी की बात करते हैं, ये पेशेवर अपराधी की बात नहीं करते हैं। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लैम्ब्रोसो जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी और आकस्मिक अपराधी की बात करते हैं। आकस्मिक अपराधी वह अपराधी जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, तो आकस्मिक अपराधी में आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कुल प्रजनन दर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है, ये देखिए, ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें क्या है, इसका सूत्र होता है, इसको बोलते हैं कुल प्रजनन दर को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको बोलते हैं TRF, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं कुल प्रजनन दर। तो इसका सूत्र होता है निश्चित अवधि में कुल जीवित बच्चों की संख्या, साथ साथ 14 से 44 वर्ष की कुल महिलाओं की संख्या। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां मैंने लिखा है 14 से 44 वर्ष, इसका क्या मतलब हुआ, ये माना जाता है कि जन्म देने की, एक महिला को बच्चे की जन्म देने की आयु 14 से 44 वर्ष होती है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। सॉरी दोस्तों, ये 14 नहीं, ये 15 होता है। 15 वर्ष, 15 से 44 वर्ष तक की महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती हैं, इसलिए इसको रखा हुआ है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, यानी कि TRF ज्ञात करने के लिए माता की आयु के अनुसार बच्चों का जन्म जानना जरूरी है, और आयु समूहों के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या, ये दोनों जरूरी है, यानी 2 और 3, 2 3 सी विकल्प में है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत, ये क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। निराशा आक्रामकता सिद्धांत मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब क्या करता है, पूरी मेहनत से, शिद्दत से, लगन से अपनी मेहनत को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो निराश हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करता है और लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता तो निराश हो जाता है, और निराश होने के बाद वह क्या करता है,
विचलन के रास्ते पे यानी समाज विरोधी गतिविधियों को करने लगता है। इस प्रकार की अवधारणा जो है जॉन डोनाल्ड महोदय ने दिया है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जॉन डोनाल्ड महोदय ने इसको दिया है। ये जो है मुख्य रूप से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक या मानव शास्त्री भी रहे हैं। यानी कि मानव के मस्तिष्क में यह कुछ धारणाएं हो गई हैं कि मैं इस तरीके की मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो पाया, तो फिर निराश हो जाता है, और निराश होने के बाद क्या हो जाता है, वो विचलन के रास्ते पे जाता है। तो ऐसी अवधारणा जॉन डोनाल्ड महोदय ने दिया है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंध, जजमानी रिलेशन का अध्ययन किया है। विकल्प में है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, डब्ल्यू.एच. वाइजर। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दोस्तों, नहीं पढ़ा तो मैं डिटेल बता दे रहा हूं। डब्ल्यू.एच. वाइजर नाम के एक विद्वान हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के करीमपुर का गांव का अध्ययन करते हैं, और एक पुस्तक लिखते हैं द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम, उसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार जो है जजमानी रिलेशन, जजमानी संबंधों की बात किया है। फिर उसके बाद ये समाजशास्त्र में विमर्श का विषय बनता है। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को एक अच्छी व्यवस्था माना है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि जजमानी व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है, इससे समाज के समस्त कार्य अच्छे से सुचारू रूप से चल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद इनकी कई विद्वानों ने आलोचना किया है, जैसे ऑस्कर लेविस महोदय ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया और बताया कि यह जो है शोषणकारी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं। विलियम वाइजर से पूछे तो यह क्या है, एक अच्छी व्यवस्था है। यदि पूछे कि किसने इसे हानिकारक बताया है या शोषणकारी बताया है, तो ऑस्कर लेविस महोदय ने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी बताया हुआ है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से पंचायती राज की असफलता किसके कारण उत्तरदायी है। पंचायती राज की असफलता के क्या कारण रहे, तो आप लोगों को बहुत विधिवत मैंने एक वीडियो बना के भेजा है। आप लोगों को बता दें कि पहले यह अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया था, तो यह जो है डीपीएसपी का भाग था, सॉरी डीपीएसपी। तो यह राज्यों के ऊपर निर्भर करता था कि उसे यह लागू करें या न करें। फिर उसके बाद क्या होता है, 1992 ईस्वी में इसमें क्या किया जाता है, 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद क्या होता है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची जोड़ करके इसे कंपलसरी कर दिया जाता है कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों को लागू करना अनिवार्य कर दिया जाता है। साथ ही साथ कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये जो है 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, 92 में पारित हुआ था, 93 में लागू हुआ था। और पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश था, जो पंचायती राज के तहत चुनाव कराया था, वह कब कराया था, तो 1994 ईस्वी में। जब यह लागू हुआ 93 में, तो राज्यों को कहा गया कि नहीं, 2 वर्ष के अंदर सभी राज्य अपने यहाँ क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे, जो राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाएगा, और वह क्या करेगा, चुनाव कराएगा। तो सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में 1994 में पंचायती राज व्यवस्था से चुनाव किया गया, और महिलाओं को 33% क्या किया गया है,
आरक्षण है। किसको? महिला को। ये तो कई बार मैंने बता भी दिया है, डिटेल वीडियो पड़ा है दोस्तों, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब बताएं ये हो रहा है क्या है कि इसके लागू होने के बाद भी जितना आशा की गई थी उतना इससे लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इसका कारण क्या है कि गांव की जनसंख्या अब भी अशिक्षित है, वहां पे जातिवाद भी देखने को मिलता है और संसाधनों के अभाव के कारण से वहां क्या है, इसका विकास नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, कई बार ये चीजें दुविधा देती हैं। इसका नाम है, पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। यह 2005 में कानून आया था और यह 2006 को क्या किया था दोस्तों? 2 फरवरी, ये भी याद रखिएगा डेट की 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसके बाद इसका फिर से नामकरण चेंज किया गया। नाम कब चेंज हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे कहा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये लागू कब से है? तो 2 अक्टूबर, क्योंकि यह 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है, उसी को उपलक्ष्य में 2009 को इसे लागू किया गया था, इसका नाम चेंज किया गया था। तब क्या हो गया, ये महात्मा गांधी के नाम से होने की वजह से तब हो गया ये मनरेगा। ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम नरेगा था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। फिर जब 2009 को महात्मा गांधी पे नाम से किया गया तो यह मनरेगा हो गया। उसके बाद फिर अब 2026 में इसका फिर से नामकरण चेंज किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि करंट में यह चर्चा में है और इसका नामकरण जो चेंज किया गया है दोस्तों, आप लोगों को बता दें, हो सकता है आने वाले समय में पूछ ले। 2026 में यह जो है एक्ट के नाम से 2026 के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। हिंदी में लिख लीजिएगा दोस्तों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में आप लोगों ने सुना भी होगा, वी विकसित भारत, उसके बाद जी राम जी एक्ट, इस नाम से इसे जाना जाएगा 2026। यहां लिख लीजिएगा दोस्तों। कई बार संभावना यह है, क्योंकि करंट का प्रश्न है ये, तो हो सकता है यह पूछ ले कि कब पारित हुआ था। तो 2005 में क्या नाम था उस समय? नरेगा। कब इसका नाम चेंज किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। किसके नाम पे? महात्मा गांधी के नाम पे। तो अब क्या हो गया? मनरेगा। उसके बाद 2026 में इसे फिर चेंज किया गया, इसे कहा गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीवीजी रामजी एक्ट 2026। इसमें एक चेंज और किया गया है, इसमें 100 दिन काम की गारंटी थी। जब
यह था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो 100 दिन, एक वर्ष में 100 दिन आपको काम मिलेंगे। इसमें चेंज ये किया गया है कि 125 दिन वर्ष में आपको क्या मिलेंगे, काम मिलेंगे। तो यह है दोस्तों नया संशोधन हुआ है इसमें, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना में स्त्रियों के प्रति कल्याण एवं विकास उपागम की ओर कब परिवर्तित हुआ था? तो ये जो है 1970 से 80 का दशक ये माना जाता है दोस्तों, जब यह कल्याण से विकास में शिफ्ट हुआ था। तो इसमें 2 योजनाएं आ जाती हैं, क्योंकि इसमें एक योजना नहीं, क्योंकि 10 वर्ष का है, तो कहीं कहीं पे छठी योजना मिलता तो है, लेकिन इसमें 7वीं योजना भी आती है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया है, निरस्त कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आयोग द्वारा क्या किया गया, निरस्त किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद जेंडर विमर्श प्रारंभ हुआ? कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसके प्रकाशन के बाद जेंडर विमर्श प्रारंभ हुआ? तो पुस्तक है विमेन द लार्जेस्ट रिवॉल्यूशन, मेल एंड फीमेल, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, द सेकेंड से। ये तो अन ओकले की पुस्तक है दोस्तों। ये पुस्तक जो जिसके बाद जेंडर विमर्श शुरू हुआ था, तो द सेकेंड सेक्स 1957 में आई थी। ये पुस्तक की लेखिका है सिमोन डी बुआ। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। इन्होंने कहा है, स्त्री जन्मती नहीं बनाई जाती है। स्त्री जन्मती नहीं बनाई जाती है, किसका कथन है? तो सिमोन दे बुआ का। ये सेकेंड सेक्स की द्वितीय लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके हम बता दें क्या है दोस्तों, ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तो जैविक रूप से तो अलग हैं, इनमें सामाजिक भेदभाव नहीं था। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष करके इसमें भेद को इंसर्ट किया जाता है, मतलब कि भेद बताया जाता है। इस वजह से स्त्री का क्या होता है, स्त्री होती हैं, नहीं तो ये बायोलॉजिकल में तो स्त्री पुरुष तो सेम है। तो इस प्रकार की अवधारणा सिमोन दे बुआ का आया था। ये द सेकेंड सेक्स बुक में है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समाजशास्त्र को सबसे पहली बार जो है 1824 ईस्वी में अगस्त काम्टे महोदय ने सामाजिक भौतिकी कहा था, और उसके बाद 1838 ईस्वी में इसका नाम जो है समाजशास्त्र हुआ, यानी कि सोशियोलॉजी। अब ध्यान रखिएगा, तो इस हिसाब से तो अगस्त काम्ट सही होने चाहिए, किंतु पता नहीं कौन से एग्जामिनर ने इसको मूल्यांकन में रखा, मूल्यांकित किया था कि इस प्रश्न को आयोग ने क्या किया था, निरस्त कर दिया था। जब फाइनल आंसर शीट आई थी, उसमें आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया है, डिलीट कर दिया, यानी निरस्त कर दिया था। तो ये आयोग की मर्जी पे है कि इस प्रश्न को क्या कर दे। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांव का उल्लेख मिलता है? वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार के गांव का उल्लेख मिलता है? तो आप लोगों को बता दें, खेड़ा, गुप्पू, भुतरा, घोष और ग्राम। तो ग्राम और घोष जो है, रामायण में गांव को ग्राम या घोष के नाम से जाना जाता था। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला है सामाजिक दर्जा, जिसे सोशल स्टेटस कहते हैं। कई बार मैंने बताया है इसको दोस्तों, द स्टडी ऑफ मैन। एक बुक आई थी 1936 ईस्वी में, किसने लिखा था? राल्फ लिंटन महोदय ने। राल्फ लिंटन महोदय ने ये बुक लिखा था। उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का समूह में जो स्थान होता है, यानी कि प्रत्येक समूह में या कहीं पे भी व्यक्ति का जो स्थान होता है सामाजिक रूप से, उसे परिस्थिति कहा जाता है। तो ये एक तरीके से मान लीजिए सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक परिस्थिति की बात कर रहा है। तो समूह में व्यक्ति का जो स्थान होता है उसे सोशल स्टेटस के नाम से जाना जाता है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। तो अभी पिछली भी क्लास में मैंने बताया था कि कुछ संस्कृतियां जो अपनी संस्कृति से अलग व्यवहार करती हैं, वो संस्कृति का क्या होती हैं? उप संस्कृति कही जाती हैं। वो संस्कृति से छोटी होती हैं, इसे निम्न संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमिका को संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका को बताया है कि कौन सी भूमिका दूसरी भूमिका से संबंधित है, कौन सी गैर संबंधित है। इस प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये जो है एस.एफ. नाडेल महोदय ने किया हुआ है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, वैश्विक ग्राम। तो कई बार आप लोगों के इसके बारे में पढ़ाई होगा, एकदम आधुनिक अवधारणा है। यानी कि अब गांव जो है, गांव न रह करके एक गांव का दूसरे गांव से या विश्व के कहीं अन्य गांव से, क्योंकि हमारे पास संचार साधन, यातायात के साधन इस प्रकार के होते जा रहे हैं कि आपको भौतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से दूरियां जो है खत्म होती जा रही हैं। तो गांव क्या होते जा रहे हैं? ग्लोबल होते जा रहे हैं। ऐसी विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो ये मार्शल मैकलुहान। ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसकी है? तो मार्शल मैकलुहान महोदय की है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ये रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा सबसे पहली बार जो है 1942 ईस्वी में एक पुस्तक आई थी, द साइकोलॉजिकल ऑफ स्टेटस। उसी पुस्तक में हर्बर्ट हाइमन ने सबसे पहली बार जो है संदर्भ समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। उसके बाद ये तो मनोविज्ञान में सबसे पहली बार आया था संदर्भ समूह की अवधारणा। संदर्भ समूह की अवधारणा के विषय में मैंने जो है एक वीडियो बना रखा है। उसमें संदर्भ समूह के बारे में कब क्या आया था उसमें पूरी डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसके बाद समाज शास्त्र में इसका सबसे पहली बार मर्टन ने प्रयोग किया था। मर्टन जो है समाज शास्त्र में इसका प्रयोग कौन करता है? तो मर्टन करते हैं। इन्होंने प्रत्याशित सामाजिकरण तमाम तरीके की अवधारणाएं दिया है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है दोस्तों, आई बटन में दे देंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न है, सहभागी अवलोकन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा माना जाता है कि समाज शास्त्र में सबसे पहली बार सहभागी अवलोकन जो है मेलिनोस्की महोदय ने किया था। और ये चूंकि इनको भ्रमण के लिए बोला था डॉक्टरों ने, ये बीमार हो गए थे तो इनको डॉक्टरों ने कहा कि आप ऐसी जगह भ्रमण कीजिए। तो ये जो है टोबियांडा द्वीप समूह में पहुंचते हैं, वहां के जनजातियों का अध्ययन करते हैं और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करके, मतलब वहीं जनजातियों के बीच रह करके उसका अध्ययन करते थे।
इसलिए पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के ये क्या माने जाते हैं, समाजशास्त्र में ये जनक माने जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो विलियम व्हाइट भी है। विलियम व्हाइट भी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन किया था, और इन्होंने क्या है, ध्यान देखिए दोस्तों, इनकी बुक भी ध्यान थी, मैं भूल रहा हूं, याद आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा। उसके बाद एम.एन. श्रीनिवास महोदय, जो भारत में क्या है, सहभागी अवलोकन का अध्ययन करते हैं। तो यह भी प्रश्न बनते हैं, अमेरिका में विलियम व्हाइट ने सहभागी अवलोकन जो है गलियों का अध्ययन, स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी, विलियम व्हाइट की पुस्तक है स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी। एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने भी कई पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों, ये भी सहभागी अवलोकन किए थे। तो इस प्रकार से इस 38वें प्रश्न में बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित अंतर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, ये कह रही हैं कि इरावती कर्वे दक्षिण भारत के लोगों का अध्ययन करते हैं, गांवों का अध्ययन करते हैं, और कहते हैं कि जन्म के परिवार और विवाह के परिवार उत्तर भारत में अलग अलग हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ये अलग नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के चचेरे भाई बहनों और ममेरे भाई बहनों में क्या हो जाता है, विवाह संभव है दक्षिण भारत में, इसलिए जन्म का परिवार और विवाह का परिवार एक ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें। रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा हुआ है। विकल्प में है सेल्टिज, जोहोदा एवं मन, गुडे एवं हार्ट, बोगार्डस, यंग। तो बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है दोस्तों, आप लोग इसको IMP कर लीजिए। और यह पुस्तक जो है सेल्टिज, जोहोदा एवं अन्य की है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को शोध से संबंधित प्रश्नों को जानना है जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैंने 4-5 वीडियो में कम से कम 100 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है, जो रिसर्च से बार बार बनते हैं। तो आपका कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाएगा दोस्तों। तो उसको भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग वहां देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुल 40 प्रश्न हो गए दोस्तों। अभी 30 प्रश्न और बचे हैं, तो आने वाले वीडियो में मैंने 30 प्रश्न और सॉल्व करा दूंगा। तो ये 2016 का जो पेपर आयोग द्वारा कराया गया था तो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग वीडियो तक इतनी देर तक बने रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।